गुड आफ्टरनून। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 टेस्ट पेपर, एनी डाउट? काफी आसान है, ठीक है, रहने तो इसमें कोई डाउट के लायक लग नहीं रहा है। 6 to 10 1 तो बच्चों वाला क्वेश्चन था, ठीक है। रेसिप्रोकल्स ऑफ इंटरसेप्ट्स का सम मतलब 1/a + 1/b इज 1/4। नहीं 1/4 नहीं, 2 times 1/4, तो 1/a + 1/b इज हाफ। तो लाइन की इक्वेशन x/a + y/b इज 1। तो मेरे ख्याल से x को 2 रखने पर 2/a 2/b इज 1, मतलब 1/a + 1/b इज हाफ। क्वेश्चन नंबर 9th क्वेश्चन तो तुम्हारा फेवरेट आइडिया का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 तो यार बच्चों टाइप है यार, 4 + 1/5 + y। अगर तुम इस नंबर को y बोलते हो तो y बराबर 4 + 1/5 प्लस बस 5 प्लस के बाद y 1/y, नॉट y 1/y, क्योंकि वो 4 प्लस दोबारा से पैटर्न कब से शुरू हो रहा है ना। 9th क्वेश्चन तो तुम्हारे फेवरेट थॉट का था, है ना, कि सर इस आइडिया में तो हमसे ज्यादा एक्सपर्ट कोई नहीं है। 2 cos x + y/2 cos x - y/2, तो तुमने cos x + y/2 को भी cos x + y को भी हाफ एंगल में लिख दिया, 2 cos² - 1 माइनस दिस प्लस, तो -2² - 1 3/2। बस अब जो लोग जानते हैं दे नो कि सर आप फट से इसको क्वाड्रेटिक बना के कर दोगे। cos² - cos x - y/2 1/4 सबको इधर ले आया तो हाफ 1/4 प्लस 1/4, बस तो हो गया। तो यहीं से करते जाओ कि सर ये बन जाएगा। अरे यार बिल्कुल मन नहीं करता है ऐसे क्वेश्चन बताने का। -½ होल स्क्वायर -1/4 sin cos स्क्वायर दैट इज sin स्क्वायर। दोनों को 0 होना पड़ेगा, ये भी 0 ये भी 0। फिर इसके बाद तुम कर लेना कि sin x + cos y यू कैन ऑप्ट इन। नहीं 10 नहीं बताऊंगा, ठीक है ना। सबको पता है कि ये हॉलैंड नाइट के क्वेश्चन हमने बहुत किए, ये स्टैंडर्ड एजीपी लिखी हुई है फ्रॉम 2/5 2/3 से स्टार्ट हो रही है एजीपी, ठीक है ना। तो जैसी मर्जी करना, डिफरेंशिएट करके करना या फिर जैसा मेथड एजीपी का होता वैसे कर लेना। इस जो स्टैंडर्ड मेथड एजीपी का हुआ करता था वैसे करेंगे। 15 13 हाँ चलो इसको छोड़ सकते हैं हम लोग, है ना, कि यार इन लोगों को बता के सर क्या करोगे, तो क्लास में नहीं होंगे, क्लास में आए थे, है ना। लोकस के गिनती के तो क्वेश्चन कराए थे, उसमें 13 क्वेश्चन था बिल्कुल सेम। 11th क्वेश्चन में तो डायग्राम ठीक से बनाना, तुमको वर्टिसेस बहुत आराम से मिल जाएंगे कि सर ट्राइंगल के वर्टिसेस बहुत इजीली निकल आते हैं, और एक बार ट्राइंगल के वर्टिसेस आ गए तो मुझे लगता है ट्राइंगल की साइड्स निकल आएगी, ठीक है। तो ट्राइंगल की साइड्स आ गई तो क्वेश्चन हो जाएगा। ऑप्शन ही तो चेक करना है। अप टू 15 डन। 12th क्वेश्चन कुछ ज्यादा ही लल्लू है,
दो जीरो बना के एक्सपेंड 20 16 से 20 16 से 20 कोई मिस्टेक नहीं है ना, किसी का आंसर रॉन्ग कुछ भी नहीं है। 16 क्वेश्चन बोला है ना, 16। बहुत ही मेंस पैटर्न का ही पेपर था, बिल्कुल जैसा मेंस होता है वैसा ही था पेपर। -1, 1 3, 4 एंड 2, 0। ये 2, 0 3, 4। थोड़ा डिफिकल्टी से ही हुआ है ये क्वेश्चन, चिंता मत करो। कुछ क्वेश्चन की लेंथ तो होनी भी चाहिए, है ना। y equal to mx line intersect AC and BC। एक मिनट, वर्टिसेस की नेमिंग सही है? नेमिंग गलत हो गई। ये C है, ये B है, ठीक है। AC and BC at P and Q रिस्पेक्टिवली, ठीक। तो मैंने तो प्रॉपरली ये कोऑर्डिनेट निकाले थे, आई ऑप्टेंड दीज कोऑर्डिनेट्स। अब इस कोऑर्डिनेट में तुम कैसे भी समझो कि y इक्वल टू mx, ये कोऑर्डिनेट कुछ x, mx। तो मैंने तो कौन इस लाइन की इक्वेशन लिखेगा फिर mx का इंटरसेक्शन सॉल्व करेगा, तो उसके बजाय मैंने स्लोप की मदद ले ली। इसको थोड़ी देर के लिए मन में x, mx पढ़ लो, तो mx -0 x -2। कुछ लोग समझ पा रहे हैं कि मैंने ये लाइन का स्लोप लिख दिया। अब सेम लाइन का जो स्लोप है 1 -0 -1 -2, बस तो तुम फॉलो कर गए कि यहां से x निकल आया, तो x कोऑर्डिनेट इज व्हाट 2/1 + 3m। बस तो ठीक है, y कोऑर्डिनेट इज 2m/1 + 3m। बस एग्जैक्टली सेम वे आई ऑब्टेन्ड कोऑर्डिनेट ऑफ q ऑल्सो। तो फिर से जो समझदार लोग हैं फॉलो कर जाएंगे कि आप दोबारा से यही कैलकुलेशन करोगे। mx x -2 4 -0 3 -2 कितना आ गया? 4 आ गया ना। तो डूइंग दिस तो तुम्हारा 8 4 - m x, हाँ ठीक है। तो 8/4 - m 8m/4 - m। अब बस मैंने कुछ भी नहीं किया था, मैंने तीनों वर्टिसेस को लेकर डिटर्मिनेंट 2 0 1 2/1 + 3m 2m/1 + 3m। देखना मैं मोस्ट प्रोबेबली मैं कैलकुलेशन गलत कर देता हूं, ठीक है। तो अगर कर दी हो तो तुम संभाल लेना, ठीक। अगर मिस्टेक हो गई हो तो यू टेक केयर ऑफ। लेकिन तुम लोग लॉजिक तुमको सबको पकड़ में आ गया होगा कि सर मेन बात होती है लॉजिक कि करना कैसे। इसका हाफ इज इक्वल्स टू, तुम समझ पा रहे हो कि सर इसी तरह से इस ट्राइंगल का डिटरमिनेंट लिख दोगे आप, लेकिन प्लस माइनस लगा लेना कि सर वो प्लस माइनस, क्योंकि मॉड होता है ना, मॉड हाफ। बस तो 2 0 1 -1 1 1 और 3 4 1। बस ये मैंने कैलकुलेशन कर ली थी और इससे m की वैल्यू निकल आती है, ठीक। तो कैलकुलेशन मुझे नहीं ध्यान है। अच्छा 3 टाइम्स भी करना था, सॉरी मैं a2 = 3 a2 = a1, तो 3 से मल्टीप्लाई करना भूल गया इस क्वांटिटी को, क्योंकि ये है ना इस ट्राइंगल का एरिया, तो इंटू 3 भी कर लेना, इंटू 3 अप टू 20 डन 2 0। अरे तो बहुत बच्चों टाइप क्वेश्चन है, ठीक है ना। sin 2x और sin x + cos x लोग जानते हैं,
21 से 25 अप टू 25। देव 18 क्वेश्चन भी बहुत इजी था, है ना। मैं तुमको ऐसे ओरली बताता हूँ। 18 सेकंड जो लिखा है ना मैंने वही किया था। सम ऑफ सेकंड सिक्स्थ मतलब ए आर और ए आर 5 25/2। फिर उसने लिखा कि प्रोडक्ट ऑफ थर्ड एंड फिफ्थ मतलब ए आर स्क्वायर इंटू ए आर 4। तो इससे देखना ए स्क्वायर आर 4 आर 6 आ गया, तो उसकी कुछ 25 आ गई वैल्यू, तो इससे ए आर क्यूब निकल आया, ए आर क्यूब 5 आ गया। अब तुम अगर अकल लगाओगे ना तो ए आर क्यूब, तो तुमने वहां मुझे 25/2 जो लिखवाया था दैट वाज ए आर और ए आर 5। तो अगर तुम बुद्धि लगाओगे तो ए आर क्यूब अपॉन आर स्क्वायर, और अगला जो है वो है ए आर क्यूब इंटू आर स्क्वायर। तो ए आर क्यूब को 5 यूज कर लेना, तो 5 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 5 आर स्क्वायर इज 25/2। तो इससे तुम्हारा फट से आर निकल आएगा कि सर आर स्क्वायर निकल आता है। ठीक है, तो मेरे पास ए आर क्यूब की वैल्यू है, मेरे पास आर स्क्वायर की वैल्यू है। अब देखना इसी से तुम्हारा वो जो पूछा है ना वो निकल आएगा। 25 अप टू 25, एनी डाउट? 24। ये इक्वेशन में तुमको बुद्धू बना दिया है ना। एक्चुअली फैक्टर दिख गए थे, एक्स क्यूब -1 -2x इंटू एक्स -1। बुद्धि लगाओ, तो इसमें x -1 कॉमन चला गया, तो x -1 होल कॉमन, एक्स स्क्वायर प्लस x -2x ये आया। तो क्यूबिक के 3 आंसर। तो तुम वैसे तो समझ गए कि सर 162 पावर ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन है ना। तो एक रूट 1 की पावर 162 और इधर से 2 रूट अल्फा एंड बीटा। तो तुम अल्फा बीटा फंस गए क्योंकि सर ये इमेजिनरी है, तो तुमको कौन कह रहा है निकालो, तुमको तो अल्फा 162 चाहिए ना, बीटा 162 चाहिए। तो थोड़ी सी बुद्धि लगाओ, ये फॉर्मूला कहीं पहचाना हुआ लग रहा है कि सर इस अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस 1 0 अगर है तो वो छोटी क्लास का फॉर्मूला लगा दिया मैंने कि चलो इसको अल्फा प्लस 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो मानता हूं ये अल्फा क्यूब प्लस 1 बन गया। कुछ लोग समझ गए कि सर ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला बन गया। बस अब तो समझदार लोग बात को पकड़ चुके हैं कि सर अल्फा क्यूब की वैल्यू -1 है और ये 3 का मल्टीपल है, तो ये अल्फा क्यूब की कुछ पावर है, देख लेना कितना, 3 इंटू वॉट 54 है ना। तो -1 की पावर 54 एंड सेम विल हैपन विद बीटा ऑल्सो। तो ये सब आंसर 1 + 1 + 1 आंसर इज 3। समझ गए? -1 की पावर 54 1 ही आएगा। अप टू 30 डन, अप टू 30 क्विकली। 27 थोड़ा तुम्हारा ऑब्जर्वेशन पर क्वेश्चन था, ठीक है ना। बहुत गिनती के क्वेश्चन ढंग के थे पेपर में, खैर मेंस में ऐसा ही होता है। एपी हैविंग 4 इनिशियल टर्म्स फ्रॉम द गिवन सेट। तो इसमें तुम्हारा वो ऑब्जर्वेशन देख रहा था कि कितने लोग इसमें ढूंढ पाएंगे कि कौन से 4 नंबर एपी में है, कि सर कभी ऐसे सवाल भी आते हैं, है ना। तो कुछ लोगों ने वाकई में ढूंढ भी लिया कि सर 11, 16, 21 और 26। तुम भी ट्राई कर लो कि सर इसके अलावा और कोई एपी नहीं मिल रही है, दिस इज द एपी। एंड इसी तरह से जीपी, कौन से 4 नंबर जीपी बन रहे हैं, तो देखो 8, 16, 32 एंड 4 ऑल्सो, 4, 8, 16, 32। मेरे ख्याल से और कोई जीपी नहीं मिल रही है। अब तुमको इन 4 को लेके एपी कंटिन्यू करनी है, इन 4 को लेके जीपी कंटिन्यू करनी है।
हाँ बिल्कुल सही है पृथ्वी। अब इसमें तुमको कॉमन नंबर्स ढूंढने हैं, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चन थे ना शीट में सर, एक सवाल, दो सवाल आ चुके हैं आईआईटी में इसी आइडिया पर सीक्वेंस में, तो ये तीसरा सवाल हो गया। तो तुमने सबसे पहला कॉमन नंबर पहचाना कि सर 16 इज द कॉमन नंबर। अब लोगों ने बुद्धि लगा के बोला कि सर 5 की एपी है। तो मान लीजिए जो कॉमन नंबर है वो एपी में कोई nth नंबर, ये नंबर सेम है जीपी के किसी mth नंबर से। अब एक काम करते हैं ना, मैं एपी का nth नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम हियर कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं यार तुम्हारी जो एपी है ना, मैंने पहला नंबर 16 लिया है क्योंकि मुझको सिर्फ कॉमन नंबर में इंटरेस्ट है। तो अगर मैं यहां से शुरू करूं, किसी को तकलीफ तो नहीं कि सर 11 को भूल जाइए। इसी तरह से यहां भी 16 से शुरू करूं, चलेगा कि सर कॉमन नंबर इज 16 इंटू सम 2 की पावर m-1। ये दोनों नंबर कॉमन है, इक्वल है। भाई मुझे कैलकुलेशन में इजी पड़ रहा है ना, इफ आई स्टार्ट लाइक दिस, ठीक है, कि मैंने स्टार्टिंग नंबर दोनों का 16 16 ले लिया। आई एम ओनली इंटरेस्टेड इन कॉमन नंबर। तो कुछ लोग समझ गए कि सर अब थोड़ा सा हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इतना जेई एडवांस नंबर थ्योरी पे सवाल नहीं पूछ रहा है जितना कि जेईई मेंस। ये देखिए जेईई मेंस ने नंबर्स का कंसेप्ट उठा लिया कि पहचानो कि ये नंबर 5 से डिविजिबल है तो इधर से भी 5 से डिविजिबिलिटी होनी पड़ेगी। सही है। अब इधर 5 से डिविजिबिलिटी का रीजन ये बनेगा क्योंकि 16 तो डिविजिबल है नहीं, तो इसे डिविजिबल होना पड़ेगा। अब लोग कॉमन सेंस लगा के कहेंगे कि सर जो 2 की पावर होती है वो एंड करती है 2 से, 4 से, 6 से, देन 2 की पावर की बात करो ना, 2 की पावर 1 है ना, तो 2, 4, देन 8, देन 6 और फिर यही साइकिल रिपीट होती है। तो क्या डिविजिबिलिटी 5 का कारण मिला कि सर सिर्फ और सिर्फ जब ये आपका 6 से एंडिंग होगा। तो कॉमन सेंस से लोग करते चले गए कि सर 2 की पावर 4 लीजिए। तो कॉमन नंबर यही है ना, कॉमन नंबर। तो तुमने समझ लिया ना कि सर इसे 16 होना पड़ेगा या केवल 6 से एंडिंग। तो आई गेस 16 एक कॉमन नंबर, अगला कॉमन नंबर 16 इंटू 2 की पावर 4, अगला कॉमन नंबर 16 इंटू 2 की पावर 8। बस अब देखना है इसके आगे अगर तुम जाओगे, अगर इसके आगे जाओगे तो वो 4 डिजिट क्रॉस हो जाएगा कि सर वो 4 डिजिट से ज्यादा हो गया, आपको सिर्फ 4 डिजिट तक जाना था। तो ये है वो कॉमन नंबर्स। तो मेरे ख्याल से लोगों को लॉजिक पकड़ में आ गया कि हाउ डू आई ऑब्टेन्ड कॉमन नंबर्स फ्रॉम हियर। यहां से मुझे हिंट मिला था कि यार इसे 5 से डिविजिबल होने के लिए इसे 6 से एंडिंग होना पड़ेगा। बस तो 6 से एंडिंग की फीलिंग आ गई कि सर 2 की पावर 4 होता है 6 से एंडिंग, फिर अगला 2 की पावर 8 होता है, फिर अगला, समझ पा रहे हो बात को। डिस्कशन ओवर 30। अरे 30 एकदम बच्चों टाइप क्वेश्चन था यार। 2 प्लस 3 प्लस, तुमको लॉग की प्रॉपर्टी आती है ना, 6 प्लस 11 प्लस 18, 27, इतनी सारी टर्म लिख के दी उसने, एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स। लॉग बेस a ऑफ x कॉमन। अब तुम लोग जो भी टेक्निक जानते हो कि सर मैंने मेथड ऑफ डिफरेंस से इस सीरीज को सॉल्व किया था, ठीक, लेकिन हम उन लोगों की बात करते हैं जिनका थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन अच्छा है। दे विल से कि सर देखिए ये 2 है, अगला नंबर 2 प्लस 1 है, फिर अगला नंबर 2, 1, 3 है, फिर अगला नंबर 2, 1, 3, 5 है। जो लोग पहचान ना पाए वो लोग मेथड ऑफ डिफरेंस की मदद ले कि सर वो एस लिख करके फिर घटा करके तब दिखाई दिया था, ठीक है। तो जिनका ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग है वो लोगों ने पकड़ा इसको कि सर इस तरीके से जल्दी हो गया। 1, 3, 5 है ना, 9, 9 प्लस 2 11, और फिर अगला स्टेप। अब तो सब समझ में आ रहा है कि सर ऑड नंबर ऐड होते जा रहे हैं,
सही। 2 1 3 5, बस मुझे लगता है बहुत सारे नंबर मैंने बना के दिखा दिए। 7 है ना, तो 11 तक पहुंच ही गए थे, +7, फिर उसके बाद +9, राइट। अब इन सारे नंबर्स को ऐड करना है, तो जिसको समझ है उसने क्या किया, 2 2 2, ये तो अलग ही कर लिए कि सर n टाइम्स 2n। ठीक, अब जनरल टर्म से किया कि सर जनरल टर्म लिखिए। चलो अच्छा, जनरल टर्म ही लिखवाता हूं, पूरे को लेके जनरल टर्म लिखवाता हूं, हटाओ पूरे को लेके। 2 प्लस, मैं आरएथ ब्रैकेट लिखवा रहा हूं, 1 3 5। यार मैं यहां से इंटरेस्टेड था, यहां से कि सर ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, वहां पर पैटर्न सब बिगड़ रहा है ना, 2 + 0। ठीक है, तो उस 2 को अलग करा देते हैं। सिग्मा आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 7। तो आई एम आस्किंग यू आरएथ टर्म। तो लोग समझ चुके हैं कि सर ऑड नंबर ऐड हो रहा है, तो योर लास्ट नंबर इन योर आरएथ ब्रैकेट इज 2r-1। ठीक, दिस इज योर जनरल टर्म। R1 से लेकर n तक, नो नॉट n तक, n-1 तक। कारण क्योंकि ये फर्स्ट टर्म था, ये फर्स्ट था, ये सेकंड था, ये थर्ड था, अप टू n। सही है, तो मैंने एक टर्म तो अलग ही करवा दी ना कि सर इसको भूल जाइए। तो अगर इसको मैं भूल जा रहा हूं तो नाउ योर सीरीज कंसिस्ट ऑफ ओनली n-1 टर्म्स। कुछ लोग समझ गए बात को, वो मैंने 2 बेचारे को तो अलग ही कर लिया ना, और ये जनरल टर्म लिखवा दी कि तुम्हारी अब जो बाकी की टर्म है वो जनरल टर्म लिखवा दी मैंने। ठीक है, तो इसे तो तुम सॉल्व कर सकते हो कि सर ये तो एपी है, तो ये देखना r² आ गया, 2 + r²। तो इसीलिए मैं तुमसे कह रहा था कि तुम यार ये 2 को तुम निपटा ही सकते थे, क्यों अननेसेसरी 2 को कैरी कर रहे हो। कोई नहीं, 2n, 2 टाइम्स n-1 + 2 2n। और इससे तो तुम फैमिलियर हो ही, फॉर्मूला ऑफ स्क्वायर्स का सम n+n तो तुम समझ ही रहे हो कि सर n की जगह n-1 पढ़ना है, n+1 2n+1। तो सब समझ में आ रही है बात कि ये क्या लिखा क्या जा रहा है। ठीक है, क्योंकि सीरीज n टर्म की नहीं है, वो n-1 की है। तो बस तुम्हारा वो पूरा सॉल्व होकर के ये आ गया, दिस इज योर लॉगरिथम। सही है, अब तुम क्वेश्चन कर लो कि S24x 1093, तो तुमको n की जगह 24 रखना है, तो आराम से हो जाता है 48। तो ये कैलकुलेशन कर लेना। ठीक है, नहीं वो +2 कर लिया मैंने, ये 2 टाइम्स n-1 +2 कर लिया मैंने। ठीक है, सब कुछ कवर्ड है, चिंता मत करो, वो 2 टाइम्स n इसीलिए आ गया। तो अब मैं तुम्हारे को करके नहीं दिखाऊंगा, log ax के 2 आंसर निकाल लेना कि सर ये निकल आता है, कर लोगे ना, n को रख लेना 24 रख लेना, तो n को 24 रख के इक्वल टू 1093 कर लेना, तो इससे log ax आ जाएगा। और इसी तरह से S12 of 2x, तो कुछ लोग समझ गए कि सर n को 12 रखना है, ठीक है, और x को 2x रखना है, तो इससे तुम्हारा log a 2x निकल आएगा। मुझे वैल्यू याद नहीं है, वो तुम्हारे ऊपर छोड़ दी मैंने। तो अगर ये दोनों आ गए तो a निकल आएगा। ठीक है, कुछ लोग समझ चुके हैं मेरी बात को कि सर अब तो बन ही जाएगा, क्योंकि अब तो आप कुछ भी नहीं करोगे, इन दोनों को घटा दोगे तो log बेस a ऑफ 2 आ जाएगा, 2x माइनस log x, तो log बेस a ऑफ 2 आ जाएगा। इन दोनों को घटा लेना। ठीक, इतना ही होमवर्क था, राइट। ओके, लास्ट क्लास आई थिंक कुछ अच्छे क्वेश्चंस करा दिए थे मैंने। है ना,
मैं प्रॉब्लम से एक्सप्लेन कर दूंगा। दिस इज द मिरर, ओके, लाइन मिरर है, whose equation क्वेश्चन नंबर 12 में कोई एरर नहीं है क्योंकि मैंने खुद ने चेक किया हुआ, -2 ही आंसर आता है। ठीक है, प्रॉब्लम को समझना क्या प्रॉब्लम है। पासिंग थ्रू 3,10 एक इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू 3,10 लाइन मिरर से रिफ्लेक्ट होकर के आफ्टर रिफ्लेक्शन passes through point 5,7। प्रॉब्लम क्लियर। इंसिडेंट रे जो कि 310 से पासिंग है, लाइन मिरर जिसकी इक्वेशन गिवन है से रिफ्लेक्ट होकर के पास थ्रू दिस पॉइंट। फाइंड इक्वेशन ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे। करो। फाइंड आउट। करो भाई, सॉल्व करो। आया किसी को थॉट आया कि कैसे करना है? टू द पॉइंट आइडिया। इतनी मैथ्स पढ़ने के बाद कोई अच्छी सोच जिससे क्वेश्चन तुरंत हो जाए। वेरी गुड समर्थ, प्रियम, युग। मैं बेस्ट सॉल्यूशन को ही कॉल कर रहा हूं, ठीक है ना। स्लोप से हो जाएगा, लेकिन स्लोप से कहीं बेहतर अप्रोच, कहीं बेहतर है ना। जो कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर इमेज से दी बेस्ट, ये लाइन है, ये मिरर है, मिरर। तो कुछ लोगों ने पहचान लिया कि सर आप एक काम करो, 3,10 की इमेज ले लो, 3,10। तो अगर आप 3,10 की इमेज ले लेते हो, पॉइंट ए की इमेज ए डैश, तो जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे है
वो ए से पास होगी, ए डैश से, है ना। जिसको थोड़ा भी मैथ्स और फिजिक्स आती है वो जानता है कि नॉर्मल से एंगल बनता है सेम, है ना। ये नॉर्मल से सेम एंगल की मदद से तुम ये भी कह दोगे कि सर ये एंगल भी सेम होंगे, है ना। अगर ये दो इक्वल है तो ये दो भी इक्वल है। अब जिसको थोड़ी भी समझ है वो बोलेगा कि इमेज की वजह से ये दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का मतलब होता है दिस एंगल एंड दिस एंगल आर इक्वल, और ये लाइन सेम लाइन, कारण कि सर वर्टिकली अपोजिट एंगल। अगर ये सेम लाइन होगी तभी तो वर्टिकली अपोजिट से ये एंगल इसके बराबर होगा। तो क्योंकि मैं इन दोनों एंगल को इक्वल कह रखा है मैंने, तो इसलिए लोग समझ गए कि सर ये कोलिनियर होगा, ठीक है। तो रिफ्लेक्टेड रे आपकी ए डैश से पास करेगी, तो मेरे ख्याल से रिफ्लेक्टेड रे का तो आंसर, तो पहले ए डैश निकाल लें, है ना, कि सर पहले ए डैश निकाल लीजिए। तो ए डैश के लिए फॉर्मूला लोगों को आता ही है कि सर वो इमेज फॉर्मूला लगाइए। कई लोगों को याद हो चुका है फॉर्मूला, 6 प्लस 10 प्लस 6, आई डोंट नो, कैलकुलेशन मैं नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। नाउ यू विल गेट ए डैश, एंड वंस आई गॉट ए डैश, तो ए डैश को 5 7 से ज्वाइन करके तुम्हारी रिफ्लेक्टेड रे आ गई, सही। अब मुझे लगता है कि यही आइडिया तुम इंसिडेंट पर करोगे कि सर 5 7 की इमेज ले लीजिए, आपकी इंसिडेंट रे उससे पास करेगी, है ना। तो ये कोऑर्डिनेट हम खुद निकाल लेंगे यूजिंग इमेज फॉर्मूला, इसको ज्वाइन करके आपकी इंसिडेंट रे का आंसर हो गया, ठीक। बाकी एक रे आने के बाद तो तुम्हारे पास मल्टीपल मेथड्स हैं, लेकिन अभी भी मैं कहूंगा यही बेस्ट है। क्यों अननेसेसरी कि सर रिफ्लेक्टेड रे की आपके पास इक्वेशन है ना, तो आप एक काम करो, रिफ्लेक्टेड रे और मिरर का इंटरसेक्शन निकाल दो। तो अगर मैं रिफ्लेक्टेड रे और मिरर का इंटरसेक्शन निकालूंगा तो ये पॉइंट आ जाएगा, और अगर ये पॉइंट मिल गया तो इस पॉइंट और 310 को ज्वाइन करने से तुमको इंसिडेंट का आंसर मिल गया, सही है ना। वेरियस मेथड्स, और हो सकता है कुछ लोग कहें कि सर फैमिली ऑफ लाइंस का कंसेप्ट यूज कीजिए। आपके पास मिरर है, आपके पास रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है। तो रिफ्लेक्टेड रे वो L1 प्लस लैम्डा L2 फॉर्मेट, इंसिडेंट रे विल पास थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे प्लस मिरर, तो L1 प्लस लैम्डा L2। नाउ पुट 3,10 एंड गेट लैम्डा, ठीक। तो मुझे तो सबसे अच्छा मेथड जो नजर आ रहा है वो है इमेज, कि सर इमेज से ही दोनों कर लीजिए और खत्म करिए। डन। Okay, let us talk about angle bisector to two given lines. मुझको दो लाइन गिवन है और मेरा प्रॉब्लम है ऑब्टेन इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर टू देम, दो लाइन का बाइसेक्टर। तो एटलीस्ट कॉमन सेंस से इतना तो समझ रहे हो ना कि कितने इसके आंसर होंगे, कितने एंगल बाइसेक्टर होंगे, एटलीस्ट इतना तो सोच सकते हो कि सर दो होंगे, वन लाइक दिस, एक ने इस एंगल को बाइसेक्ट किया। लाइन के बीच में दो एंगल होते हैं ना, एक 60 डिग्री और एक 120 डिग्री फॉर एग्जाम्पल, ठीक। तो एक 60 को बाइसेक्ट कर गया और एक 120 120 को बाइसेक्ट कर गया।
Now I am interested to obtain equation of bisector. जैसे ही बाइसेक्टर की इक्वेशन की बात आई तो कुछ लोगों को स्ट्राइक किया कि सर ये लोकस का क्वेश्चन है, लोकस ऑफ पॉइंट विच लाई ऑन दिस लाइन, है ना। अब बाइसेक्टर के बारे में तुमने बहुत कुछ पढ़ रखा है कि सर काफी कुछ एसओटी में आपने बताया था कि एनी पॉइंट लाइंग ऑन दिस, है ना। तो बहुत अच्छा पॉइंट आपने नोट में लिख रखा था, डिस्टेंस इक्वल, ठीक है। तो पहले मैं इसको एच के लिख करके एच के में रिलेशन लाऊंगा और फिर एट दी एंड तुमसे कहूंगा कि अब एच के को एक्स वाई लिख दो। तो एक काम करते हैं कि सर वो एक स्टेप कम कर लेते हैं, हटाओ एच के, हम सीधा एक्स वाई में आपको आंसर लाके देते हैं, है ना। एक्स वाई रिप्रेजेंट ऑल पॉइंट्स ऑन बाइसेक्टर। तो आई एम डूइंग डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम टू लाइंस इक्वल। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला आज भी कई लोगों को आता है यूज करना, मॉड इज इक्वल्स टू सही। अब मॉड को खोलना है मुझे, तो मॉड के जो विद इन नंबर है, अगर ये दोनों सेम साइन हुए कि सर ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो मॉड दोनों का प्लस से खुल गया। और अगर दोनों नेगेटिव हुए तो दोनों माइनस से खुल गए। मानते हो आंसर एक ही मिला, a1x b1/c1 बराबर a2s b2/c2। लेकिन अगर ये दोनों नंबर अपोजिट साइन के हुए कि सर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये प्लस ये माइनस, और या उल्टा बोलो कि सर ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो ये माइनस ये प्लस। मानते हो उन दोनों के आंसर भी सेम है। तो इन टोटल तुम्हारे पास कितने आंसर आए कि सर सिर्फ दो ही आंसर आ रहे हैं। आफ्टर ओपनिंग मॉडुलस एक आंसर ये बन रहा है, दिस इज वन आंसर। ठीक है, एंड वन मोर आंसर आई गेट इज दिस। ये दो पॉसिबल आंसर्स आ रहे हैं। कुछ लोग समझ गए बात को। सो इन टोटल आई गेट टू आंसर्स फॉर पॉइंट्स एक्स वाई विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम L1 L2। तो ऑटोमेटिकली तुम्हारे दोनों बाइसेक्टर कवर हो गए, ये बाइसेक्टर भी ऑब्टेन हो गया और ये भी ऑब्टेन हो गया। इजी, ठीक। चाहो तो एक ही प्लेस पर लिख के दोनों को कवर कर लो, उसमें क्या है कि सर लेट्स रिमेंबर बोथ आंसर्स like this only। so this is the equation of two bisectors। लोग समझ गए। तो given two straight lines I can easily obtain their bisectors। क्विकली अब कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे। ये तो बहुत हल्की सी बात की थी मैंने, है ना, कि बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालना तो बहुत आसान बात है। लेट कमर्स को चाहिए कि बस सर्किल के बिगिन होने तक वो स्ट्रेट लाइन खत्म कर लें, ठीक है ना, क्योंकि सर्कल्स में तो जरूरत पड़ेगी ना यार।
तो एटलीस्ट तुम बहुत ज्यादा लेट नहीं हो, यू आर लकी कि बच गए कि सर करो। चलो 11th क्लास के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में ही जुड़ गया करके, है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड नाउ पीएनसी, नाउ बाइनोमियल, बस अब सब अच्छे टॉपिक्स आते चले जाएंगे। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें करते हैं। लेट अस टॉक अबाउट रीजन ऑफ बाइसेक्टर। एक बाइसेक्टर का रीजन का क्या मतलब है ना। ये तुम्हारी L1 लाइन है, ये तुम्हारी L2 लाइन है। मैंने लाइंस को कुछ नाम बोल दिया। अरे मैथ्स इज द ओनली सब्जेक्ट जहां से तुमको मन करे ना कि सर मैं तो खाली इतना ही पढ़ के जाऊंगा, तब भी तुम सेलेक्ट हो जाओगे। अकेला सब्जेक्ट है, अकेला। और अगर तुम किसी और सब्जेक्ट में ऐसा सोचोगे ना मैं बस इतने से जरा से चैप्टर पढ़ के जाऊंगा, तो तुम नहीं सेलेक्ट हो पाओगे। लेकिन मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है कि तुमको क्वालिफाई तो करा ही देगा कि अच्छा तुमको खाली प्रोबेबिलिटी आती है, पीएनसी आती है, बाइनोमियल आती है, यू आर क्वालिफाइड फॉर आईआईटी। ठीक है, तुम कट ऑफ की वजह से नहीं रह जाओगे, है ना। तुम्हारे पास ये एक्सक्यूज नहीं रहेगा कि सर मेरा तो कट ऑफ ही क्लियर नहीं हुआ। आईआईटी इतना लीनियंट है कि तुम्हारे उन 3-4 चैप्टर के बेस पर भी कहेगा चलो तुम्हारा कट ऑफ क्लियर हुआ। मैथ्स, ठीक है, नन अदर सब्जेक्ट। सिलेक्शन होना डिफिकल्ट थोड़ी है, रैंक लाना डिफिकल्ट है कि सर रीजनेबल रैंक, दैट इज डिफिकल्ट। ओके, दो बाइसेक्टर्स हैं, मानते हो कि सर देयर आर 2 बाइसेक्टर्स। बहुत केयरफुली बात को समझना। वन बाइसेक्टर इज लाइक दिस एंड वन बाइसेक्टर इज लाइक दिस। तो ये जो दो बाइसेक्टर्स है ना, इन दोनों का कुछ रीजन होता है, रीजन कि इस बाइसेक्टर का कौन सा एरिया है, समझ रहे हो, विच रीजन बिलोंग्स टू दिस बाइसेक्टर, विच रीजन बिलोंग्स टू दिस बाइसेक्टर। अभी बताऊंगा टाइटल, डोंट वरी। ठीक है ना, अभी टाइटल की बात करेंगे कि मैं किस टाइटल की बात कर रहा हूं। पहले आप बस इतना समझो कि बाइसेक्टर के रीजन का क्या तात्पर्य है। तो जो बाइसेक्टर जिस एंगल को बाइसेक्ट करता है ना, इस बाइसेक्टर ने इस एंगल को डिवाइड किया है, इस एंगल को इस बाइसेक्टर ने बाइसेक्ट किया है। तो ये जो एंगल का जो रीजन है ना, ये पूरा रीजन इस बाइसेक्टर का रीजन कहलाएगा, है ना। तो बहुत अच्छा टर्म यूज किया है, इलाका। ठीक है, तो बाइसेक्टर का कौन सा इलाका है, तो इस बाइसेक्टर का जो रीजन है वो है ये रीजन एज वेल एज ये रीजन। बात दिमाग में गई कि बाइसेक्टर के रीजन से क्या मतलब है। इस बाइसेक्टर रीजन विल बी दिस, विल बी दिस। कुछ नेमिंग कर देता हूं, है ना, कि सर चलिए ये 1, ये वाला हिस्सा 1, ये वाला हिस्सा 2, और ये पोर्शन 3, और ये पोर्शन 4। तो 1 और 3 जो है वो, इसको भी चाहो तो नाम दे दो सर B1 बाइसेक्टर, B2 बाइसेक्टर। तो B1 बाइसेक्टर का रीजन इज 1 and 3, एग्री। इसी तरह से 2 and 4 आर द रीजन ऑफ B2 बाइसेक्टर। आई थिंक दिस term should be clear to all कि now I understood what do we mean by region of angle bisector। ठीक, अब मेरा क्वेश्चन क्या है उस पर बात करते हैं। My question is I am interested in bisector containing, चलो इसकी बात अपन नेक्स्ट पेज पे करते हैं, है ना। यहां पर तो रीजन को समझने में ही दिमाग लगा दिया कि बाइसेक्टर का रीजन क्या होता है। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट बाइसेक्टर
sector containing origin in its region। का क्या मतलब है? ठीक है, तो पहली बात तो ये क्वेश्चन तुमसे कब पूछा जाएगा? ये क्वेश्चन तुमसे तभी पूछा जाएगा जब ओरिजिन डजंट लाई ऑन एनी ऑफ द लाइन L1 और L2। ओरिजिन ना तो L1 पर लाई कर रहा है ना L2 पर, क्योंकि अगर ओरिजिन L1 पर लाई हुआ तो ये टर्म मीनिंगलेस हो जाएगा कि सर किस बाइसेक्टर के रीजन में, फिर तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि सर ये तो L1 का पॉइंट है ना, तो ये टर्म मीनिंगलेस हो गया। समझ गए? तो मैं एज्यूम कर रहा हूं कि C1 C2 इज नॉट 0, ऐसा मैंने माना है, तभी ये क्वेश्चन तुमसे पूछा जाएगा, अदरवाइज पूछा ही नहीं जाएगा। बात दिमाग में जा रही है? तो मान लो ओरिजिन कहीं भी दिखा दो यार, तुमको जहां सुंदर लगे कि सर ये यहां देखने में अच्छा लगेगा, एकदम साफ साफ नजर आएगा, ये ओरिजिन है। तो बाइसेक्टर कंटेनिंग ओरिजिन इन इट्स रीजन, ओरिजिन जिस बाइसेक्टर के रीजन में है उसकी इक्वेशन निकालनी है। तो तुम समझ गए कि सर अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम आपका आंसर ये बनेगा कि सर ये है वो बाइसेक्टर। जल्दी से हाँ बोलो कि ये बात समझ आई कि नहीं, कि सर इस सवाल का आंसर कौन है? कहना सर ये आंसर है, ओरिजिन इसके रीजन में लाई कर रहा है। यहां तक बात ठीक। अब बात आती है कि सर आंसर चाहिए, इक्वेशन चाहिए। आइडिया तो हम समझ गए कि दिस इज द बाइसेक्टर कंटेनिंग ओरिजिन इन इट्स रीजन, हाउ टू ऑब्टेन। इसका आंसर क्या है? आंसर प्लस है, आंसर माइनस है? भाई दो तरह के आंसर है ना, कि सर आंसर दिस इक्वल टू प्लस, दिस इक्वल टू माइनस। तो मेरा इंटरेस्ट ये जानने में कि कौन सा आंसर है इक्वेशन ऑफ दिस बाइसेक्टर। ठीक, तो अब मैंने क्या किया, आप एक काम करो, आप कोई भी पॉइंट इस बाइसेक्टर पर कंसीडर करो, एनी पॉइंट से एच के बोलूं, एच के, क्योंकि लोकस की बात हो रही है इसलिए मैं एच के टर्म बोल रहा हूं कि सर लोकस का सवाल है ना, फाइंड लोकस ऑफ पॉइंट विच लाई ऑन दिस एच के। अब मैं तुमको थोड़ा रेस्ट्रिक्ट कर रहा हूं, तुम एक काम करना, ये सेकंड रीजन है ना, रीजन 2, अभी तुम एच के को सिर्फ और सिर्फ 2 रीजन में लेना, ओनली रीजन 2, अभी 4 में मत लेना थोड़ी देर के लिए। तो अगर मैं एच के को 2 रीजन में लाई कर रहा हूं तो ऑब्जर्व करो, एच के एंड ओरिजिन विद रिस्पेक्ट टू L1 लाइन, क्या कमेंट है तुम्हारा? तुमको रिलेटिव पोजीशन का तो ज्ञान होगा, तो यू कैन से कि सर अगर एच के सेकेंड रीजन में है तो मैं कह सकता हूं कि L1 के रिस्पेक्ट में एच के और ओरिजिन दोनों सेम साइड है, चाहे कहीं भी ले लो आप, चाहे कहीं भी सेम साइड। तो यू विल से कि सर यूजिंग द आइडिया ऑफ सेम साइड, एच के को पुट कर दिया और ओरिजिन को पुट कर दिया। आई थिंक यही होता है ना, पॉजिटिव, यूजिंग द थॉट ऑफ ओरिजिन एंड एच के लाई ऑन सेम साइड। अब सेम दोनों पॉइंट की बात अब L2 के रिस्पेक्ट में करो। व्हाट अबाउट L2? विद रिस्पेक्ट टू L2 व्हाट अबाउट 2 पॉइंट्स? तो क्या तुम्हारा आंसर फिर से सेम है कि सर दोनों पॉइंट L2 के रिस्पेक्ट में भी सेम साइड है? तो अगेन यूजिंग द आइडिया ऑफ सेम साइड, कुछ लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? तुम मानते हो यू वैरी एच के इन सेकेंड रीजन,
lying on bisector all possible positions and you got to know कि sir this inequality and this inequality are going to hold true. सही, ये दोनों बातें ट्रू होल्ड करेगी. ठीक, अब चलो, अभी मानते हो कि सर अभी तो आपने सिर्फ एच के रीजन 2 पे लिया. अब चलो बात करते हैं रीजन 4 की. अगर एच के रीजन 4 में हुआ, नाउ माई एच के इज हियर. ठीक, अब बात करो. नाउ यू टेल मी व्हाट अबाउट एच के एंड ओरिजिन विद रिस्पेक्ट टू L1 लाइन. बताओ भाई, एच के ओरिजिन विद रिस्पेक्ट टू L1. तो दिस टाइम योर आंसर इज, फट से जवाब दो. एच के एंड ओरिजिन अपोजिट, L1 के रिस्पेक्ट में अपोजिट. ठीक, तो अपोजिट की भी कंडीशन तुमको याद ही है, C1 इंटू हाउ टू राइट कंडीशन फॉर अपोजिट साइड. नाउ टॉक अबाउट विद रिस्पेक्ट टू L2 लाइन, L2 के रिस्पेक्ट में. तो मुझे लगता है योर आंसर इज अगेन द सेम कि सर एच के एंड ओरिजिन L2 के रिस्पेक्ट में भी अपोजिट है. एंड सही. तो क्या तुमको लगता है कि नाउ आई एम एबल टू कवर एवरी पॉइंट ऑन बाइसेक्टर, है ना? बाइसेक्टर का पॉइंट सेकंड रीजन का, बाइसेक्टर का पॉइंट फोर्थ रीजन का. तो या तो मुझे ये ट्रू मिलेगा या मुझे ये ट्रू मिलेगा, है ना? और सोचो सोचो, सब अंदर से लैंग्वेज निकलती है ना, कि सर मन से निकल के आता है कि मैं इन दोनों के बीच में क्या कनेक्टर लगाऊं, है ना? यू नो वेरी वेल, आइदर बाइसेक्टर का पॉइंट 2 रीजन में होगा या बाइसेक्टर का पॉइंट 4 रीजन में होगा. तो आई गॉट टू नो कि दीज टू ट्रू और दीज टू ट्रू. तो क्या अब तुमको लगता नहीं कि सर मैं आपको एक फुल एंड फाइनल कंडीशन दे सकता हूं, जो आप चाहे सेकंड रीजन में पॉइंट लेना और चाहे आप फोर्थ में लेना, मैं आपको एक फाइनल रिजल्ट देता हूं जो एवरी पॉइंट ऑन बाइसेक्टर कंटेनिंग ओरिजिन इन इट्स रीजन इज गोइंग टू सेटिस्फाई, है ना? तो जो समझदार लोग हैं दे विल से कि सर ये दोनों नंबर सेम साइन सेम साइन. तो आई थिंक दिस इज द फाइनल इनइक्वालिटी. ठीक है, ये है वो इनइक्वालिटी जो बाइसेक्टर कंटेनिंग ओरिजिन इन इट्स रीजन का हर पॉइंट फॉलो करेगा. देशिका पढ़ाई क्या करो, ठीक है? कॉपी में पीछे जाके देखना कि कोएफिशिएंट ऑफ वाई से मल्टीप्लाई करना था कि नहीं करना था, ठीक है ना? सारी बातें ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है. तो आई थिंक सभी लोग फॉलो कर गए कि सर दिस इज द कंडीशन. इसमें बस तुम्हारे में से कुछ एक लोग हो सकता है जो और थोड़ा डीप सोचते हो, वो ये कहें कि सर बाइसेक्टर कंटेनिंग ओरिजिन इन इट्स रीजन के सारे पॉइंट कवर हुए हैं यहां एक्सेप्ट वन पॉइंट. केवल एक पॉइंट छोड़ दिया आपने और वो था ये वाला पॉइंट, कि सर इसे छोड़ के आपने सारे पॉइंट कवर कर दिए, है ना? तो क्या तुम सोच के नहीं बता पाओगे कि अगर मैं इस पॉइंट को भी इंक्लूड करूं कि चलो एच के ये पॉइंट है, तो उस केस में तुम क्या कहोगे कि सर ये 0 हो जाएगा, क्योंकि एच के L1 का पॉइंट है, एच के L2 का पॉइंट है, तो 0 हो गया ना भाई. तो मेरे ख्याल से यू कैन फाइनली से दिस. तो अगर मैं बात करूं कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, कि सर रटने को बताओ क्या रटूं, है ना? मेरी समझ में नहीं आ रहा कि इस अच्छे डिस्कशन में इज देयर एनीथिंग टू रिमेंबर, है ना? तो बिल्कुल है, याद करने को है. दिस इज द थिंग विच यू कैन रिमेंबर. ठीक है, कि व्हाट इज द कंडीशन विच
पॉइंट HK lying on bisector containing origin in its region satisfy origin in its region satisfy. So now you can remember answer. So every point on bisector containing origin in its region will follow this inequality. Everything is perfect, there is no error. जो लोग कह रहे हैं कि एरर है, दे आर कंसेप्चुअली रॉन्ग. ठीक है, वो कैलकुलेशन एरर नहीं कर रहे हैं, वो कंसेप्चुअल एरर कर रहे हैं. और कंसेप्चुअल एरर थोड़ी मतलब लोग सीरियसली लेते हैं. ठीक, उनको यही नहीं पता है कि कंसेप्ट क्या लगाया गया है यहां. ठीक है, चलो ठीक है. मेरे ख्याल से बात जो रेगुलर बच्चे हैं, जो डेली है ना कि सर हम लोग पढ़ाई अच्छी करते हैं, उनको सारी बात अच्छे से समझ आ गई कि यस एवरीथिंग इज परफेक्ट. ठीक है, गॉट इट. अब तुम मानते हो कि सर अभी भी मुद्दा तो खत्म हुआ नहीं, कि सर बाइसेक्टर की इक्वेशन का तो जवाब मेरे पास अभी तक नहीं आया कि मेरा एम क्या था, टारगेट क्या था. मेरा टारगेट था टू ऑब्टेन इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर, है ना. तो यार उसका जवाब तो तुम खुद क्रिएट कर सकते हो. तो वैसे तो मैं तुमको अब इसके आगे कुछ रटने के लिए रिकमेंड नहीं करने वाला हूं. मेरा प्रॉब्लम खत्म हो चुका है कि सर बस ये, दिस इज ऑल आई सजेस्ट टू रिमेंबर, दैट्स इट. ठीक, अब थोड़ा कॉमन सेंस से बताना. मैं बाइसेक्टर कंटेनिंग ओरिजिन इन इट्स रीजन का आंसर पूछने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना. ठीक है, कि व्हाट इज द आंसर. ठीक, तो आंसर ये है कप. माय आंसर टू इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर कंटेनिंग ओरिजिन इन इट्स रीजन का आंसर ये होगा. कब, व्हेन, कुछ भी, कि हमेशा आंसर यही होता है. तो इज देयर एनी कंडीशन जब दिस विल बी द आंसर टू बाइसेक्टर कंटेनिंग ओरिजिन इन इट्स रीजन. ठीक, तो जिसका थोड़ा सा दिमाग काम करता है वो कहेगा कि सर अगर C1 C2 पॉजिटिव है, अगर मान लो इफ C1 C2 इज पॉजिटिव, तो इस प्रोडक्ट को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा. सही कह रहा हूं. इफ दिस इज पॉजिटिव, ओहो, ठीक, अगर ये पॉजिटिव है तो मानते हो ये भी पॉजिटिव होगा. सोचो, और जब ये पॉजिटिव होगा तो बाइसेक्टर की इक्वेशन क्या थी, मॉड इक्वल टू मॉड. सही, तो ये मेरा आंसर कब आया, जब C1 C2 इज पॉजिटिव. क्योंकि कुछ लोग फील कर पा रहे हैं कि सर अगर C1 C2 पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव, और ये क्वांटिटी पॉजिटिव होने का मतलब है कि ये दोनों नंबर सेम साइन के. सही है, तो तुम्हारा जो बाइसेक्टर था वो मॉड इक्वल टू मॉड था ना, मॉड इक्वल टू मॉड. तो अगर ये दोनों क्वांटिटी सेम साइन की है तो दोनों के मॉड प्लस से खुल गए, या दोनों के मॉड माइनस से खुल गए. सही है, दोनों ही केस में आंसर टू बाइसेक्टर ये आएगा. अरे मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि कोएफिशिएंट बी मल्टीप्लाई करना था, कोएफिशिएंट सी मल्टीप्लाई करना था, मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा.
खुद के नोट्स पलटाओ और जाकर के ढूंढो। बस मैंने जो कह दिया दैट इज परफेक्ट, ये सब कुछ ठीक है, नो एरर। ठीक, बाकी लोग बताएं भाई। ठीक है, आंसर समझ में आ गया कि सर बाइसेक्टर टू ओरिजिन विल बी दिस, ये आंसर है, लेकिन एक स्पेशल केस में ये। ठीक है ना, और लोग कारण समझ गए कि क्यों। ठीक है ना, कारण समझा तो दिया तुमको। एच के का लोकस ही तो चाहिए था, और एच के का लोकस समझ में आ तो गया कि सर एच के अगर आपने इसे पॉजिटिव लिया तो ये भी पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव होगा तो A1H B1 के C1 एज वेल एज A2H B2 के C2, बोथ सेम साइन, और बोथ सेम साइन पर आपकी बाइसेक्टर की इक्वेशन ये आएगी। ठीक, तो इसी तरह से बाइसेक्टर कंटेनिंग ओरिजिन का आंसर कहां चला गया है? ओ रहने दो, छोड़ो। विल बी माइनस ऑफ, ये आंसर तो कुछ लोग समझ पा रहे हैं कि व्हेन विल बी आंसर टू बाइसेक्टर कंटेनिंग ओरिजिन विल बी दिस। बाइसेक्टर कंटेनिंग ओरिजिन इन इट्स रीजन का ये आंसर होगा कब? जब C1 C2 इज नेगेटिव। ठीक, सबको कारण क्लियर है कि अगर C1 C2 नेगेटिव हुआ तो ये प्रोडक्ट भी नेगेटिव होगा, और अगर ये दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव है तो अपोजिट साइन। तो जब बाइसेक्टर की इक्वेशन लिखोगे जिसके लिए कि ये प्रोडक्ट नेगेटिव है, तो तुम्हारे जो दोनों मॉडुलस हैं वो अपोजिट साइन से खुलेंगे, एक प्लस से अगला माइनस से। तो जो बाइसेक्टर की इक्वेशन है वो ये निकल के आई। ठीक है, तो आई थिंक आइडिया ऑफ बाइसेक्टर कंटेनिंग ओरिजिन इन इट्स रीजन शुड बी क्लियर, राइट? कि कब आंसर प्लस वाला आंसर होता है और कब आंसर माइनस होता है। तो इसका मैं तुमको एक बहुत अच्छा एक थॉट बताता हूं, तुमको मैं एनसीईआरटी बताता हूं। ठीक है, मैं सिर्फ तुम्हारे एनसीईआरटी का डिक्टेट कर रहा हूं कि एनसीईआरटी ने तुमको रटवाया है। अगर तुम पढ़ोगे ना बुक को तो यू विल कम टू नो कि सर एनसीईआरटी में ये रिकमेंडेड है टू रिमेंबर बाइसेक्टर कंटेनिंग ओरिजिन इन इट्स रीजन। ठीक, तो उसने कैसे रटवाया तुमको सिखाता हूं। एनसीईआरटी कहता है कि मान लो तुमको दो लाइन की इक्वेशन है, ठीक है, तो उसने पता क्या रटवाया। चलो पहले मैं तुमको उसका स्टेटमेंट ही रटवाता हूं। वो कहता है कि लाइन की इक्वेशन को सबको वन साइड ले आओ, ठीक, लेकिन इस तरह से वन साइड लेके आना सो दैट कांस्टेंट इज पॉजिटिव। ठीक, तो वो तुमको ऑल टर्म्स वन साइड कलेक्ट करने के लिए कहता है विद द आइडिया कि C1 शुड बी पॉजिटिव, और ऐसा ही वो सेकंड लाइन में कहता है कि सेकंड लाइन को भी इस तरह से लिखो कि योर कांस्टेंट इज पॉजिटिव। ठीक, फिर उसके बाद वो सीधा फॉर्मूला डाल देता है कि अब तुम फॉर्मूले की तरह रट लो कि योर आंसर इज, तुम्हारा C1 पॉजिटिव है, तुम्हारा C2 पॉजिटिव है, तो वो सीधा फॉर्मूला बना के रख दिया उसने कि यार ये है आंसर टू बाइसेक्टर कंटेनिंग ओरिजिन इन इट्स रीजन, ये होता है आंसर। समझ गए? तो वो बहुत अच्छा स्टेटमेंट उसने दिया, बिल्कुल सही स्टेटमेंट दिया। ठीक है, कि हाँ यही होता है अगर C1 C2 दोनों पॉजिटिव है तो। ठीक, तो अगर ये क्वेश्चन है तुम्हारा, ठीक है, तो तुम एनसीईआरटी के मेथड से जाना। तो एनसीईआरटी ने जैसा कहा था वैसा करना। एनसीईआरटी ने कहा कि भाई C1 C2 को पॉजिटिव बना लो, तो तुमने कहा कि यार लाइन की इक्वेशन को ये लिखना पड़ेगा, ऐसा एनसीईआरटी ने कहा है। ये है तुम्हारे लाइन। अब एनसीईआरटी का फॉर्मूला को डायरेक्ट लगाओ
कि सर एनसीईआरटी का फॉर्मूला अपॉन अंडर रूट 9 + 4 13 1 + 4 5 ये है आपका बाइसेक्टर कंटेनिंग ओरिजिन इन इट्स रीजन। एग्री करते हो? तो क्या तुम लोग बोल नहीं दोगे कि सर मैं ये सब प्रॉब्लम्स में कुछ नहीं करने वाला, मुझे तो आप जैसी लाइन की इक्वेशन दोगे ना मैं तो आपको ओरली आंसर कर दूंगा। कह रहे यार तुम्हारी इक्वेशन ये लिखी है ना, बढ़िया लिखी है, अगर तुम इस इक्वेशन को ही मेंटेन करते हुए आंसर करना चाहते हो तो मैं तो ओरली पे चल लूंगा कि अरे यार C1 C2 तो नेगेटिव है, प्रोडक्ट अपोजिट साइन है, इसका मतलब अगर इसे लिख कर देख करके आंसर डायरेक्ट लिखना चाहते हो तो लोग कह देंगे कि सर वो माइनस वाला आंसर बनेगा। हाँ बोलो। तो एनसीईआरटी के स्टेटमेंट का प्रूफ समझ में आ गया ना कि क्यों C1 C2 को पॉजिटिव रखने से आंसर प्लस इक्वेशन का बाइसेक्टर कंटेनिंग ओरिजिन होता है। ठीक है, तो जो समझदार लोग हैं उनके लिए मेरा स्ट्रांग रिकमेंडेशन है, तुम तो जानते हो कि सर आपकी रिकमेंडेशन हमेशा बॉक्स के अंदर होती है, ये है मेरी रिकमेंडेशन। इफ यू वांट एनीथिंग टू रिमेंबर regarding bisector containing origin, remember this. Yes, sir, this is the most important concept to remember. Any point on bisector containing origin in its region will satisfy this inequality. Got it? चलो अब जल्दी से आइडिया को जनरलाइज करते हैं। Why restrict ourselves only to bisector containing origin in its region? हम केवल ओरिजिन को ही क्यों टारगेट कर रहे हैं? थोड़ा सा हम अपना दायरा बढ़ाते हैं, है ना, कि सर लेट्स टॉक अबाउट एनी गिवन पॉइंट। आप 2,3 का बाइसेक्टर पूछो ना कि कौन सा बाइसेक्टर 2,3 को रीजन में कंटेन करेगा, है ना। तो लेट्स टॉक अबाउट दैट पॉइंट अल्फा बीटा। ठीक है, तो जो समझदार लोग हैं वो समझ चुके हैं कि सर मत बताओ हम खुद कर लेंगे, अप टू द पॉइंट हम सीधा आपको आंसर बताते हैं। जो समझदार लोग हैं वो जानते हैं कि ये कंसेप्ट कब तुमसे पूछा जाएगा, जब अल्फा बीटा ना तो L1 पर लाई करेगा और ना ही L2 पर लाई करेगा, तभी इस प्रॉब्लम का मीनिंग है, अदरवाइज मीनिंगलेस। ठीक, तो तुमसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो आई गेस यू अंडरस्टूड कि सर अल्फा बीटा इन इट्स रीजन का बाइसेक्टर विल बी दिस। और जितने समझदार लोग हैं वो मुझे टू रिमेंबर सीधा रिजल्ट पर लेके जाएंगे कि सर अब की बार आप कुछ मेहनत मत करो, हम आपको सीधा आंसर लिखवाते हैं कि व्हाट इज द कंडीशन एनी HK पॉइंट lying on bisector containing alpha beta in its region will satisfy, है ना। तो सोचना, दिमाग पे जोर लगाना। आई एम डायरेक्टली गोइंग टू राइट द कंडीशन। This is the inequality which every HK lying on bisector containing alpha beta in its region will satisfy. ठीक, तो want to remember something? Remember this कि सर this is the inequality. सोचो सोचो,
ठीक है, आई शुड नॉट टेल यू हाउ, है ना, क्योंकि अब अगर मैंने तुमको बताया कि ये कहां से आया तो बेसिकली मैं तुम्हारी मदद नहीं कर रहा हूं, मैं तुमको, ठीक है ना, बाहर एग्जाम से बाहर होने में तुम्हारी मदद कर दूंगा फिर, है ना, कि सर अब आप इसका भी अगर प्रूफ दे दिया तो तो आई थिंक जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो बात पूरी तरह से समझ गए कि ये कंडीशन कहां से आई। सही है ना। तो अब मुझे लगता है बाइसेक्टर कंटेनिंग अल्फा बीटा का आंसर प्लस होगा या माइनस होगा, उसका जवाब भी मुझे मिल गया कि सर जवाब तो यही होता ना कि आंसर प्लस है या आंसर माइनस है। तो अब की बार लोग समझ रहे हैं कि सर ये आपकी मदद करेगा। अगर ये पॉजिटिव हुआ तो आंसर प्लस, अगर ये नेगेटिव हुआ तो आंसर माइनस। सिंपल, गॉट इट। कई लोगों को बात समझ में आ गई है ना। यार ये क्या हो रहा है हा? कुछ लोगों से सर ये अपन कई लोगों पर कैसे होने लग गए। ठीक है, चिंता मत करो, अभी देखते जाओ क्या होता है। ठीक है ना, कि सर ऑनलाइन से सिलेक्शन होते ही नहीं थे, ये एकदम से क्या होने लग गया। हाँ, यहां से सिलेक्शन भर भर के कैसे होने लग गए, है ना। अभी अभी तुम लोगों को कुछ समय में चेंज नजर आएगा। I think idea is clear, ठीक, to everyone कि now I can answer you bisector containing alpha beta in its region also. Fine, ठीक। अब चलो थोड़े से और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। Let us talk about acute and obtuse angle bisectors। तुम तो जानते हो कि देयर आर टू लाइंस, ठीक है। अगर वो लाइंस परपेंडिकुलर नहीं है तब ये टर्म मीनिंगफुल है। सही है। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो तुम समझ गए ना कि सर दोनों के बीच का एंगल 90-90, तो उसमें कोई भी बाइसेक्टर एक्यूट बाइसेक्टर नहीं कहलाएगा, ऑब्ट्यूज बाइसेक्टर नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट तुमसे कब पूछा जाएगा? इफ लाइंस आर नॉट परपेंडिकुलर। सही, तो ये दो लाइंस है एंड आई एम एज्यूमिंग कि दे आर नॉट परपेंडिकुलर, अदरवाइज ही वोंट आस्क यू दिस प्रॉब्लम। ओके, वो तुमसे सवाल पूछेगा ही नहीं कि बताओ इन लाइंस का एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर विल बी व्हाट। तुम कॉमन सेंस से सोच चुके हो ना कि सर एक्यूट एंगल बाइसेक्टर का क्या तात्पर्य है। जो एक्यूट एंगल को बाइसेक्ट करेगा वो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है, जो ऑब्ट्यूज एंगल को बाइसेक्ट करेगा वो ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर है। तो डायग्राम से फील हो रहा है ना कि सर ये एक्यूट एंगल है बिटवीन लाइंस, ये ऑब्ट्यूज है। ठीक, तो डायग्रामेटिकली कोई भी समझ पा रहा है कि आपका ये लाइन एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है, ये लाइन ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर है। सही, तो मैं इक्वेशन जानना चाहता हूं कि एक्यूट एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन क्या है। ठीक, तो एक काम करते हैं, किसी भी एक बाइसेक्टर
जो इक्वेशंस है ना कि सर सपोज करो मैं नेमिंग कर रहा हूं, तुम्हारे पास दो आंसर है ना बाइसेक्टर के, तो किसी एक बाइसेक्टर को पकड़ लेते हैं और इसको चेक कराते हैं। मैंने कुछ कॉल कर दिया, लेट मी कॉल दिस टू बी B1 कि सर ये B1 है। अब इस बात में हम इंटरेस्ट लेते हैं कि B1 को चेक करके बताओ कि ये एक्यूट बाइसेक्टर है या ऑब्ट्यूज। ठीक, अब मुझे बताओ तुम्हारे पास ये जो लाइन है, लाइन इसका स्लोप है ना तुम्हारे पास कि सर आपने तुम मेरे को B1 की इक्वेशन ही दे दी, तो इफ आई नो इट्स इक्वेशन तो इसका स्लोप तो होगा मेरे पास। ठीक, तो मुझको पहचानना है कि B1 ये है या B1 ये है, ये पहचानना है। तो एक काम करते हैं, ये जो B1 है ना इसका एंगल L1 के साथ, समझना बात को, अगर B1 एक्यूट हुआ, मान लो कि सर B1 इज एक्यूट, तो B1 का एंगल L1 के साथ मैंने थीटा कॉल किया, तो क्या तुम फील कर पा रहे हो कि सर L1 L2 का एंगल 0 से 90 ओपन इंटरवल, तो क्या तुम सोच सकते हो कि थीटा 0 से 45 में लाई करेगा थीटा। तो अगर मैं बात करूं कि चलो tan थीटा, ठीक tan थीटा, तो यार L1 का स्लोप को मैं ML1 बोल रहा हूं और B1 के स्लोप को मैं MB1, तो तुमको एंगल बिटवीन लाइंस का तो फॉर्मूला आता ही है कि सर MB1 माइनस ML1 1 प्लस MB1 ML1। इसको पॉजिटिव बना दूं क्योंकि तुमने मुझे अभी अभी कहा कि सर अगर ये एक्यूट हुआ, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, तो आपका जो थीटा है ना वो 45 से लेस आएगा, 0 से 45, तो this quantity will be less than 1, then your B1 is acute। ठीक, अब मान लो कि नहीं B1 ये नहीं है, मान लो कि सर B1 ये है B1, थोड़ी देर के लिए सोचो, तो मानते हो ये जो एंगल है ये टोटल एंगल, मानते हो ये टोटल एंगल 90 से 180 के बीच में है, सोचो सोचो 90 से 180। अब तुमने थीटा किसको बोला था, तुमने थीटा B1 और L1 के एंगल को बोला था। अरे B1 L1 और B1 L2 एक ही बात है भाई, दोनों एंगल सेम है, चिंता मत करो कि सर B1 का L1 के साथ एंगल, B1 का L2 के साथ एंगल, दोनों बराबर है। ठीक, तो अभी थीटा ये है, तो क्या समझ रहे हो कि सर ये एंगल 45 से 90 के बीच में आ गया, सोचो 45 टू 90, तो अब क्या यही tan थीटा मोर देन 1 नहीं हो जाएगा। तो मॉडुलस में अभी भी रखू ना कि सर मॉड तो रखिए, क्योंकि जो थीटा है वो 0 से 45, 45 से 90, तो tan होगा तो पॉजिटिव ही। तो अगर ये क्वांटिटी 1 से बड़ी या 1 से छोटी, तो योर आंसर इज ऑब्ट्यूज। तो दिस इज वन लॉन्ग प्रोसेस टू डिसाइड एक्यूट बाइसेक्टर, ऑब्ट्यूज बाइसेक्टर। ठीक, तो मैं इस आइडिया से तो क्वेश्चंस नहीं करता हूं, लेकिन फिर भी तुम इसको एक मेथड सीख सकते हो कि दिस इज वन गुड मेथड टू डिसाइड विच वन इज एक्यूट बाइसेक्टर, विच वन इज ऑब्ट्यूज। तो मेथड को तुमने समझ लिया ना कि सर वन ऑफ द बाइसेक्टर को पकड़ लो, किसी एक बाइसेक्टर की इक्वेशन को ले लो और चेक करो कि वो एक्यूट है कि ऑब्ट्यूज है, और उसके लिए ये मेथड। तो जिस भी लाइन को तुमने पकड़ा है उसका एंगल विद L1 चेक करा दो कि वो 45 से ज्यादा आ रहा है या 45 से कम आ रहा है।
फाइन। ऑल्टरनेट मेथड्स बताता हूं, है ना। तो ये मेरा बिल्कुल लाइकिंग का मेथड नहीं है, लेकिन जानना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्या पता सर इस चैप्टर में ये इतना अच्छा मेथड ना हो, लेकिन किसी और चैप्टर में ये अच्छा मेथड हो, है ना। तो क्या पता 3 डायमेंशन ज्योमेट्री जब हम लोग पढ़ें तो दिस मेथड विल बी फेवरेबल, संभव है ना। ऑल्टरनेटली, चलो एक ऑल्टरनेट अप्रोच से देखते हैं। तुम यही डिसाइड करना चाहते हो ना कि कौन एक्यूट है कौन ऑब्ट्यूज है। तो मुझे ऐसा लगता है कि लोग फील कर पा रहे हैं कि L1 लाइन है, L1, ये L1 लाइन है, ये L2 लाइन है। तुमको लाइंस की इक्वेशन दी हुई है, मानते हो ना कि सर आई नो द इक्वेशन ऑफ L1, आई नो द इक्वेशन ऑफ L2। ठीक, अब मुझे बताओ L1 लाइन पर इनफाइनाइट पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, तो क्या तुम एक कोई कोऑर्डिनेट मुझे बता सकते हो जो L1 पर लाई करता हो? तो आई एम ओनली आस्किंग यू टू गिव मी वन पॉइंट लाइंग ऑन L1, बस एक पॉइंट दे दो, केवल एक से ज्यादा मत देना, ठीक, सिर्फ एक पॉइंट कि सर मैंने L1 पर एक अल्फा बीटा पॉइंट ले लिया। बहुत आसान होता है, पता है, ये तो तुम्हारे नंबर आएंगे ऋषभ जो तुम लिख रहे हो, ठीक है ना, और वो भी डबल, ठीक है ना। तो जो समझदार लोग हैं वो लोग कहेंगे सर बहुत आसान है, लाइन की इक्वेशन में जाइए और y को 0 रख दीजिए और x निकाल दीजिए, ठीक, या x को 0 रख दीजिए y निकाल दीजिए, या x को 1 रख दीजिए y निकाल दीजिए, तो कोई एक पॉइंट, ठीक। अब ध्यान रखना कि वो जो भी पॉइंट है ना, वो मुझे ये पॉइंट मत दे देना कि सर मैंने गलती से आपको ये वाला पॉइंट दे दिया था, ठीक। तो वो मेरे ख्याल से तुमको अभी पता पड़ जाएगा कि सर कहीं ये पॉइंट आपने ये इसके बजाय ये तो नहीं ले लिया था, ठीक। अब मानते तुम्हारे पास 2 इक्वेशंस हैं, ठीक, एक इक्वेशन प्लस है और एक इक्वेशन माइनस है। इसको मैंने B1 बोल दिया, मान लो, और दूसरी इक्वेशन को मैंने B2 बोल दिया। मान लो दिस इज B2 माइनस, सही है, 1 इज B1 1 इज B2। तो अब एक काम करो, ये जो अल्फा बीटा है ना, इसका दोनों से डिस्टेंस निकालो कि सर मैंने B1 से डिस्टेंस निकाला, उसको मैंने P1 बोला, और मैंने B2 से डिस्टेंस निकाला, उसको मैंने P2 बोला। तो क्या फील कर पा रहे हो? ध्यान से सुना, मैंने किसको P1 बोला है, P1 मैंने इससे डिस्टेंस को बोला है और P2 मैंने इससे बोला है। तो अगर P1 लेस हुआ तो इसका मतलब है, तुम तो डायग्राम से फील कर सकते हो ना, कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस किससे कम आएगा, जो एक्यूट होगा, है ना। तो आराम से फील कर सकते हो कि सर जो पॉइंट ऑन L1 है वो एक्यूट बाइसेक्टर के नियर होगा, ऐसा मेरे को ऑब्जर्व हो रहा है। तो इसका मतलब है B1 इज एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। और इसी तरह से अगर P1 मोर हुआ तो B1 इज ऑब्ट्यूज, सिंपल। इजी। तो मेरे ख्याल से कुछ लोगों को दिमाग में बात आ गई कि दोनों बाइसेक्टर से अल्फा बीटा का डिस्टेंस निकाल दो, जिससे डिस्टेंस कम आएगा वो एक्यूट है और जिससे ज्यादा आएगा वो ऑब्ट्यूज है। तो आई थिंक दिस थॉट इज गुड, है ना। तो कुछ लोग समझ गए कि सर कैसे आपको पता पड़ेगा कि जो आपने अल्फा बीटा लिया था
वो ये नहीं है, ठीक है। तो यार सीधी सी बात है, अगर ये पॉइंट होता ना तो P1 P2 दोनों जीरो आ जाते, तो P1 जीरो आ जाता, P2 भी जीरो आ जाता है ना। तो इसका मतलब तुमने बाई मिस्टेक इंटरसेक्शन पॉइंट ले लिया, तो किसी और पॉइंट को ढूंढो, नॉट दैट पॉइंट, क्योंकि ये पॉइंट तो दोनों से बराबर डिस्टेंस पर होगा, बराबर जीरो। कुछ लोगों को बात समझ में आ गई मेरी, है ना। और हो सकता है कि तुम बगैर ध्यान दिए कि सर P1 भी 2 आया और P2 भी 2 आया, जीरो तो कोई नहीं आया लेकिन दोनों 2 आए। इसका मतलब है कि तुमने लाइन को शुरू में चेक ही नहीं किया था। अगर लाइन परपेंडिकुलर है तो लोग समझ पा रहे हैं कि सर जो बाइसेक्टर है ना, उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों के ऊपर बराबर पड़ेगा। सॉरी, अगर लाइंस परपेंडिकुलर होती तो मानते हो ना कि जो बाइसेक्टर आता, एनी पॉइंट ऑन L1 फ्रॉम दिस, एनी पॉइंट ऑन L1 फ्रॉम दिस, ये दोनों इक्वल ही बनते, है ना। तो P1 बराबर P2 आने का मतलब भी तुम समझ पा रहे हो कि सर अगर P1 बराबर P2 है, नॉन जीरो, नॉन जीरो, इसका मतलब है आपकी जो लाइंस है ना वो परपेंडिकुलर लाइंस थी। तो उस केस में तुमसे वो एक्यूट ऑब्ट्यूज पूछेगा ही नहीं, ठीक। तो वैसे तो इतना तो हम मानते हैं कि इन द बिगिनिंग तुम लाइंस को पहले ही ध्यान दे चुके होगे कि सर लाइंस आपकी परपेंडिकुलर तो नहीं है। पता पड़ रहा है मैं मेहनत करने जा रहा हूं एक्यूट ऑब्ट्यूज और लाइंस जो है वो परपेंडिकुलर थी। तो इतना ऑब्जर्वेशन तो लोग पहले ही कर चुके होंगे, ठीक है। यार P2 मैंने B1 बाइसेक्टर से डिस्टेंस को बोला था, समझ रहे हो। अभी इन दिस डायग्राम ये B1 है, ये B2 है, ये B2 है, और हो सकता है संभव है कि किसी और डायग्राम में कि ये आपका B2 है और ये B1 है, समझ गए। एक बार मैंने B1 को एक्यूट लिया है और एक बार मैंने B1 को ऑब्ट्यूज लिया है। तो L1 का जो पॉइंट अल्फा बीटा का जो डिस्टेंस है ये P2 है और ये P1 है, समझे। मैंने दो बाइसेक्टर की जो इक्वेशंस हैं, दोनों बाइसेक्टर से अल्फा बीटा का डिस्टेंस निकलवाया है, ठीक है। और डिपेंडिंग ऑन दैट डिस्टेंस मैंने तुमको आंसर बता दिया कि वो दो लाइंस में से कौन सी लाइन एक्यूट है और कौन सी ऑब्ट्यूज है, ठीक। नाउ देयर इज वन बेस्ट मेथड, है ना। दिस इज माय, यू कैन से माय सेकंड अप्रोच to tell acute obtuse. This is my first approach to tell acute obtuse. ये तो मैं बिल्कुल लाइक नहीं करता इस मेथड को, ठीक है। दिस मेथड इज गुड, बट बेस्ट मेथड बताने के लिए थोड़ा समय की कमी लग रही है मुझे कि सर व्हाट इज द बेस्ट मेथड, ठीक है ना। तो बेस्ट मेथड के लिए थोड़ा सा हम लोग अब बताने की इच्छा नहीं हो रही क्योंकि इसमें समय ज्यादा किल हो जाएगा। तो एक काम करता हूं, मैं एंड कर देता हूं। बेस्ट मेथड आई विल टेल यू टुमारो, है ना, नॉट टुमारो, थर्सडे। होमवर्क बताना है ना यार, होमवर्क के लिए मुझे लोन ही लानी पड़ेगी। 1 मिनट होल्ड करो, है ना, 1 मिनट होल्ड करो। एक्सरसाइज 8। तो इस मेथड को मुझे नेक्स्ट क्लास में याद दिलाना मुझे, ठीक है। होमवर्क फ्रॉम लोनी
ये सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। चलो इतना ही करके आना, ठीक है। ओनली एसएल लोनी एक्सरसाइज 8, ठीक। और कोई PT1 डिस्कस करना चाहता है क्या, कि सर वो एक पीटी रह गया उसको भी कर दो। एसओटी का एक पीटी रह गया, PT1 कर दो डिस्कस। अगर पूछोगे तो कर दूंगा, नहीं पूछोगे तो कोई बात नहीं। चलो भाई ठीक है, बाय, जय हिंद।